हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम उत्तराखंड की सांस्कृतिक भूदृश्य, पर्वतीय अधिवास, मानव अधिवासों को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्य और भौतिक तथ्य, सांस्कृतिक तथ्य तथा पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण अधिवासों के साथ ही साथ अधिवासों के प्रकार तथा सघन अधिवास को भी जानेंगे तथा पर्वतीय क्षेत्रों की गृह निर्माण शैली से भी अवगत होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इससे पहले कि आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सांस्कृतिक भूदृश्य का तात्पर्य होता है मानव निर्मित भूदृश्य या दृश्य भूमि से। मानव प्रकृति भूदृश्यों का उपयोग करके उन पर अपनी कृतियों की छाप लगा देते हैं। वहीं सांस्कृतिक भूदृश्य बन जाते हैं प्राकृतिक परिवेश में मानव द्वारा अपनी बस्तियां तथा अधिवास स्थापित करने पर सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित हो जाता है। इस प्रकार घर तथा गांव बच जाते हैं तथा इस भूदृश्य पर मानवीय अधिष्ठान स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे राष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में वहां के निवासियों द्वारा बसाए गए अधिवास अर्थात गांव। अधिवास का तात्पर्य होता है गांव, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं। तथा घर सांस्कृतिक भूदृश्य का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मानव अधिवासों को प्रभावित करने वाले जो तथ्य होते हैं, मानव अधिवासों की स्थापना तथा गृह निर्माण शैलियों पर स्थानीय भौतिक तथा सांस्कृतिक दृश्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और विषम स्थलाकृति, बीहड़ और कठोर जलवायु वाले क्षेत्र मानव अधिवासों की स्थापना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। नदी घाटियों में अपेक्षाकृत जलवायु होने पर भी उत्तम मिट्टियां, सिंचाई के प्रचुर साधनों तथा समतल कृषि भूमि का बाहुल्य होता है। यहाँ कृषि की उपयोगिता की अधिकतम संभावनाएं सघन अधिवासों को जन्म देती है। फलतः यही तथ्य घाटियों को कृषि तथा कृषक समुदायों के अनुकूल बना देती है। घाटी क्षेत्रों की अपेक्षाकृत समतल प्रकृति के कारण उनमें यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण अधिवासों की स्थापना सुगमता से हो जाती है। अब जानते हैं सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में। जो सांस्कृतिक तथ्य है उत्तराखंड के, वो है कि इनके अंतर्गत सामान्यतः मानव अधिवासों का केंद्रीयकरण संचार साधनों तथा यातायात की सुविधाओं पर निर्भर करता है। इन साधनों की सुलभता एवं अभाव किसी न किसी रूप में अधिवासों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। मनुष्य का सामाजिक प्राणी सुलभ स्वभाव भी उसे एक समुदाय में एक स्थान पर बसने को प्रेरित करता है। एक ही जाति या रक्त संबंध के लोग एक स्थान पर ही बसते हैं और उनकी जाति के नाम पर ही गांव के नाम रख दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अपने आप जिस ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पूर्वज लोग रहते हैं, उनको देख के भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यह गांव उसी जाति के मूल निवासियों द्वारा बसाए जाते हैं। यह व्यक्ति के ऊपर उसकी भयात समाज का जो स्थान होता है, एक ही गांव के कई थोक मिलते हैं जिनमें प्रत्येक में एक ही जाति का रक्त संबंध के लोग भी निवास करते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों के जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, अधिवासों की स्थापना की प्राथमिकता कृषि भूमि की निकटता और जहाँ कभी कहीं थोड़ी बहुत कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, वह एकाकी या मिश्रित छोटी छोटी बस्तियां भी बच जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकतम जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, ग्रामीण अधिवासों की स्थापना का मुख्य आधार है। किंतु स्थानीय प्राकृतिक रचना और जलवायु एक ही स्थान पर अधिक निवासियों को बसने का अवसर नहीं देती। उत्तराखंड में नदी घाटियों एवं मंद पहाड़ी ढलानों पर ग्रामीण अधिवासों की स्थापना के सर्वाधिक अनुकूलता जो है पाई जाती है। प्राय भूमि का अनुप्रयुक्त टुकड़ा अधिवास के लिए
प्रयुक्त समझा जाता है। किंतु अधिकांश गांव ऐसे स्थानों पर बसाए जाते हैं जहां भूस्खलन, शिलाखंडों के लुढ़क कर जो है गिरने और पहाड़ धंसने या तूफानों के कम संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार हिमालय के अन्य पर्वतीय राज्यों की तरह प्रदेश में भी ग्रामीण अधिवासों की स्थापना के सिद्धांत स्थानिक विभिन्नताओं के होते हुए भी अ, न्यूनिक रूप से लगभग समान होते हैं। अधिवास सामान्यतः वर्ष भर जल देने वाले स्रोतों के पास पाए जाते हैं। विस्तृत नदी घाटियां अपनी उर्वरा शक्ति के कारण मानव अधिवासों को अधिक आकर्षित करती है। इसीलिए आर्द्र जलवायु कष्टदायक एवं स्थान परिवर्तन हो जाता है इसके परिणाम स्वरूप। तथापि यहाँ अधिक चौड़ाई में जो कृषि योग्य भूमि होती है वहां पे रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। वहां कृषकों की अधिकतम 750 मीटर की समोच्च रेखा के निकट पाए जाते हैं और दूर से गड्ढी पहुंचकर कृषि कार्य करने में उन्हें कष्ट अवश्य होता है। किंतु इस प्रतिकूल जलवायु के प्रकोप से वह किसी सीमा तक बचे रहते हैं। प्रायः रेलियों के दोनों ओर समतल या थोड़ी बहुत ढलावा भूमि पर ग्रामीण बस्तियां अवस्थित होती हैं। किसी रौली के एक या दोनों ओर के पर्वतीय ढाल गांव की सीमा बनाते हैं। वस्तुतः पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी ग्रामीण अधिवास की स्थापना कृषि योग्य भूमि के टुकड़े, जल की बूंदें और घास के तिनके द्वारा निश्चित की जाती है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में मानव अधिवास प्राथमिक रूप से जल स्रोत, रौली, गधेरे या नदी के पास पाए जाते हैं। और अधिवासों के जो प्रकार होते हैं इसमें मुख्यतः सघन अधिवास पाया जाता है या फिर अपखंडित या विरल अधिवास और एकाकी अधिवास भी प्रायः उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब सघन अधिवास क्या होता है? इस प्रकार की बस्तियां प्रायः घाटी क्षेत्रों में समतल भूमि खंडों में कुछ ऊंचाई पर पाई जाती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, सिंचाई के लिए जल की सुलभता, कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु एवं यातायात के साधन सघन अधिवासों को जन्म देती है। इन क्षेत्रों में मैदानी भागों की भी सुगच्छित बस्तियां तो नहीं पाई जाती, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों के सघनतम अधिवास अवश्य पाए जाते हैं। नदियों की घाटियों की अपेक्षा बड़े गधेरों की निचली तलहटियों में इस प्रकार के अधिवास प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। मोटर मार्गों की सघनता के कारण कहीं कहीं व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए हैं। इनमें सघन अधिवासों की झलक मिलती है। प्रदेश के प्राय सभी भागों में मंद ढाल वाली पर्वत श्रेणियों पर भी सघन अधिवास है और इन भागों में निवासी पर्याप्त जल सुविधाओं से भी से तो वंचित रह जाते हैं, किंतु पशुचारण, वन एवं उत्तम जलवायु की जो सुविधाएं होती हैं उन्हें वहां पे बसने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार की बस्तियां जो है मुख्य रूप से 1200 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर प्राय पाए जाते हैं। अब अपखंडित या विरल अधिवास क्या होता है? इस प्रकार के अधिवास उन स्थानों पर विकसित हुआ करते हैं जहां धरातलीय विषमताओं, मिट्टी की उर्वरता एवं जल सुविधाओं के आधार पर कृषि योग्य भूमि दूर दूर छिटके हुए टुकड़े में बट जाते हैं और यह रूप 1800 मीटर से 2250 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलता है। यहाँ कृषक साधारणतः खेतों के मध्य बने हुए छोटे छोटे आवासों में रहते हैं जहां से वे खेतों की रक्षा भली प्रकार कर सकते हैं। पृथक स्वामित्व वाले खेत कटीली झाड़ियों, पगडंडियों, छोटी छोटी रैलियां या पत्थर की बनी हुई कच्ची दीवारों द्वारा बटे होते हैं। प्रत्येक लघु कृषि आवास स्वयं में एकाकी होता है, किंतु सभी मिलकर एक बस्ती के रूप में जो कि एक साथ निवास करते हैं। अब जानेंगे हम लोग एकाकी अधिवास के बारे में। इस प्रकार का जो अधिवास होता है लगभग समुद्र तल से 2250 मीटर से अधिक ऊंचाई के पर्वत शिखरों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन भागों में वनों के थोड़े से भाग को काटकर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है और उसके मध्य एकाकी
कृषि गृह बना लिया जाता है। इन स्थानों में कटील कृषि की भी कृषि इन कृषि को जो है कटील कृषि भी कहा जाता है। कटील कृषि ही संभव है, जो कि इन क्षेत्रों में हिंसक अन्य जंतुओं से फसलों की रक्षा करनी कभी-कभी प्राणघातक सिद्ध हो जाती है। किंतु प्रकृति की चुनौतियों को अत्यंत धैर्य, सहिष्णुता एवं साहस के साथ इन क्षेत्रों के निवासी अंगीकार कर लेते हैं। अब जानेंगे अधिवासों के जो प्रतिरूप होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण अधिवासों की स्थापना प्रायः योजनाबद्ध नहीं होती, बल्कि स्थानीय भूमि एवं ढलान की प्रकृति पर निर्भर करती है। मकानों के प्रवेश द्वार प्रायः घाटियों की ओर बनाए जाते हैं और पर्वतीय भागों में सर्वत्र ही सूर्य के प्रकाश की दिशा अधिवासों की स्थापना में प्रमुख तथ्य है। इन भागों में जहां कहीं अपेक्षाकृत समतल भूमि खंड पाया उपलब्ध होते हैं, मकानों का क्रम अव्यवस्थित पाया जाता है। अव्यवस्थित पाया जाता है, उसी जगह पे वो अपना मकान बनाते हैं जहाँ की समतल एरिया इन लोगों को मिलता है। ठीक है, किंतु सीढ़ी नुमा खेतों पर बसे अधिवासों में मकानों की कई पंक्तियां होती हैं। जैसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं 1 बाय 1, उस प्रकार से भी किसी का घर नीचे होता है तो उसके ऊपर सेकेंड, देन उसके ऊपर थर्ड, इस प्रकार से भी ये क्रम प्रायः देखा जाता है। इस प्रकार मकानों की कई पंक्तियां मिलकर गांव को लंबाकार रूप प्रदान करती है। इस प्रकार के 2, 4 या अधिक पंक्तियों वाले गांव प्रायः दिखाई देते हैं। प्रत्येक गांव का अपना पूजा स्थल होता है, जो गांव के निकट किसी उपयुक्त स्थान पर जल स्रोत के पास जो है बनाया जाता है। गांव पूर्व काल में स्थापित कुछ ग्रामीण अधिवासियों में घरों को जो है 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। जो प्रथम प्रकार के घर होते हैं, गांव के थोकदार, मालदार, प्रधान परिवार और उच्च ब्राह्मणों एवं राजपूतों के होते हैं। उन्हें ग्राम भूमि के उच्च भाग में बसाया जाता है। यह 2 मंजिले या कभी-कभी 3 मंजिले भी बनाए जाते हैं। इनमें पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, गौशाला अलग से बनाई जाती है। ठीक है, और मध्य श्रेणी के जो घर होते हैं निम्न वर्गीय ब्राह्मणों तथा राजपूतों के होते हैं, जो प्रायः गांवों के मध्यवर्ती भाग में बनाए जाते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो घर होते हैं अनुसूचित जाति के लोगों के होते हैं, जिन्हें गांवों के निचले भागों में बसाया जाता है। जिन गांव में जो है सभी निवासी एक ही जाति के होते हैं, उनके गांव गांव भी जाति के नाम पर बसाए जाते हैं। यह गांव उसी जाति के मूल निवासियों के अतिरिक्त समय समय पर अन्य जातियों के निवासियों को भी आत्मसात कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब पर्वतीय क्षेत्रों की जो गृह निर्माण शैलियां होती हैं, वो होती हैं अधिवासियों की स्थापना के प्रारंभिक चरणों में वन्य जीवों के सुरक्षा की दृष्टि से गांव के सारे मकान ऊंचे ऊंचे सुदृढ़ वर्गाकार दीवारों से घिरे हुए और गढ़नुमा बनाए जाते हैं। ये जो दीवारें होती हैं किले का काम करती हैं। इन दीवारों पर भारी किवाड़ों वाली खोलियां खोलियां अर्थात क्या होता है, जो फाटक होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो बनाई जाती थी, जिन्हें बंद करने पर गढ़ी किले के अंदर प्रवेश करना असंभव हो जाता था। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में कतिपय गांव आज भी जो है अधिवास शैली के विशेष रूप को अभी भी फॉलो करते हैं। और ग्रामीण गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों मंडलों के ग्रामीण भागों की जो गृह निर्माण शैलियों में लगभग समानता ही पाई जाती है। प्रवेश द्वारों की खोली पर गणेश या इष्ट देव की मूर्ति लगाई जाती है। मकानों की दीवारें जो है पत्थर से बनाई जाती हैं, जिनकी चौड़ाई 1.5 हाथ लगभग जो है 65 सेंटीमीटर रखी जाती है। छतें ढालू बनाई जाती है। इन्हें पटाल होते हैं, जो पत्थर को काट के बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसको स्लेट पत्थर भी कहते हैं, ये से पार्ट से बनाया जाता है। पटाले सहतीरों पर खड़े लकड़ी या बांस के छोटे छोटे तख्ते पर मिट्टी की जो मोटी तह बिछाई जाती है, उसी पर व्यवस्थित कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार मैदानी भाग में खपरेल की छतों को बनाया जाता है, मकान की छत के सर्वोच्च भाग पर लंबाई के अनुरूप जो है अ, धुरपोली धुरपोली होता है, पटाखों की पंक्ति होती है। पटालों की जो पंक्ति होती है, पटाल होते हैं ना जो पत्थर को काट के बनाए जाते हैं, पटालों की पंक्तियों को कहा जाता है धुरपोली। ठीक है, धुरपोलिया से बनाई जाती है। और संपन्न व्यक्ति पटालों के
स्थान पर जो है टीन की चादरों का भी प्रयोग करने लगे आजकल। आजकल मोटर मार्गों के निकटवर्ती गाँवों तथा सेवा केंद्रों में सीमेंट, कंक्रीट की जो छातें होती हैं उसका भी प्रचलन प्रारंभ हो गया है। प्रत्येक मकान के अग्रभाग में गुठियार चौक अवश्य होता है, जो समतल चौकोर पत्थरों को पाटा जाता है, जो नीचे बिछा दिया जाता है, कि फर्श का काम करता है जो। प्रत्येक उपयोग पशुओं को बाँधने के लिए इसका उपयोग किया करता है। सामने जो आँगन टाइप का बनाया जाता है, पटाल बिछा के वो उसमें पशुओं को बाँधने का काम किया जाता है। अनाज की जो है मड़ाई की जाती है। बारात का स्वागत करने के लिए और बैठने के लिए बैठक जैसा बनाया जाता है। और उसी प्रकार से विभिन्न प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जैसे पांडव नृत्य हो गया और अनाज सुखाने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। चौक के तीनों ओर 2 फीट ऊँची जो है दीवार भी बनाई जाती है और जो चौक की रक्षा करती है, ठीक है? ताकि जानवर-वानवर ना आ जाए। अब ग्रहों के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसमें 1 मंजिले मकान होते हैं और 2 मंजिले मकान भी होते हैं और 1 मंजिले मकान पूर्व काल में इस प्रकार के मकान घास-फूस और कैसे बनाते हैं? मूंज या बाँस की जो डंडियाँ-वंडियाँ होती हैं उससे बनाए जाते थे, ठीक है? जिन्हें दूसरे तीसरे वर्ष जो है बदलना पड़ता था, किंतु अब पटालों का प्रयोग किया जाता है। इन मकानों में प्रवेश के लिए 1 या 2 द्वार बनाए जाते हैं, ज़्यादा दरवाजे नहीं बनाए जाते। कभी-कभी जो है बरामदा भी बनाया जाता है और सुदूर जो महा-हिमालय के पाद प्रदेश में पर्वत श्रेणियों पर 1 मंजिले मकान के मध्य में खोली जो है गैलरी को कहते हैं, ठीक है? खोली होती है, गैलरी को कहते हैं यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में, गैलरी बनाई जाती है। और जो है 2 मंजिले मकान कैसे होते हैं? इस प्रकार के मकान जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की सामान्य गृह निर्माण शैली की प्रतीक है। यहाँ तिवारी और डंडियाल या इकहरा 3 प्रकार के होते हैं। इनमें ऊपरी मंजिल को मंजियूल या पांड या निचली मंजिल को जो है ओवारी कहते हैं और डंडियाला तिवारी की अपेक्षा कम चौड़ा होता है। इकहरे मकानों में धूप तथा बरसाती बौछारें कमरे कमरे में चली जाती है। ऐसे मकान दुर्लभ आर्थिक स्थिति के कारण बनाए जाते हैं। गृह निर्माण के में जो है लंबाई चौड़ाई प्रायः परिवार के संरक्षक के हाथ से नाप कर निर्धारित की जाती है, ठीक है? और जिन पर रेल या पुरानी जो तिवारियों पर पत्थर के जो चौड़े छज्जे बनाए जाते हैं, जिन पर रेलिंग लगाई जाती है। कतिपय क्षेत्रों में दीवारें तो पत्थरों से ही बनाई जाती है, किंतु जो काष्ठ का बहुत प्रयोग किया जाता है। ऊपरी मंजिल में 1 या 2 हॉल होते हैं, खिड़कियां तथा प्रवेश द्वार बहुत ही छोटे होते हैं। मकान की छत जो है स्लेट पत्थरों की पाटी जाती है, जिन्हें दोनों ओर ढालू ढालू रखा जाता है ताकि पानी जो है आसानी से नीचे आ जाए। ढालू को जोड़ने वाली जो मुंडेर होती है लकड़ी की मोटी सहतीर से निर्मित की जाती है। निचली मंजिल में पशुओं को बांधा जाता है और मकान के सामने पत्थर से पाटा या चौक बनाया जाता है, जिसके तीनों ओर जो है रक्षक दीवार भी बनाई जाती है। अब जो है इसके जो शिखर क्षेत्रों का ग्रह स्वरूप है। प्रदेश में जो उत्तरी शिखर क्षेत्रों में ग्रह का स्वरूप होता है वो कई भागों में विभक्त होता है, भिन्न-भिन्न होता है। यह ऊपरी मंजिल जो है अलग-अलग अपना लोग अपना एरिया अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, अपना उसी हिसाब से रखते हैं जैसा वो चाहते हैं। अब निचली मंजिल में ऊपरी मंजिल में जाने के लिए जो है हट्टी के मध्य में खोली अर्थात फाटक बनी होती है। प्रत्येक मकान में खोली बनाना आवश्यक समझा जाता है। इसी के कारण मकानों के जो समूह होते हैं उसे खोल कहलाते हैं। जो मकानों का पर्टिकुलर एक 1 बाय 1 जो है कमरे बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? खोल कहा जाता है। इन मकानों के छज्जे नहीं बनाए जाते हैं और ये समुद्र तल से ऊंचाई की वृद्धि के साथ-साथ ओबरी या फिर मंजियूल की ऊंचाई घटती जाती है। प्रायः इनके अंदर जो है छोटे-छोटे बच्चों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति सीधे खड़े नहीं रह सकते, मतलब उनकी हाइट जो है बड़ी कम बनाई जाती है। प्रत्येक ओवरी और मंजूल के में एक-एक प्रवेश द्वार होता है और इन पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती है। प्रवेश द्वार के किवाड़ों को बंद करने के लिए भीतर की ओर से जो है लकड़ी का जाल बिछाया जाता है और पेट ताला लग बना होता है। अब ये अनभिज्ञ व्यक्ति ना तो इसे खोल सकता है और ना ही बंद कर सकता है। उच्चतम शिखरों के गांवों में ऊपरी मंजिल के ढंडियाले ढंडियाले को जो है लकड़ी के 2 तख्तों या
पल्ला लगाकर बंद कर दिया जाता है। इससे आंधी तूफान, बर्फीले तूफान जो आते हैं उससे जो है रक्षा होती है मकान की, किंतु मकान का धुआं बाहर नहीं निकल पाता है। अतः यहाँ के जो निवासी होते हैं प्राय इनको नेत्र पीड़ा होती है, नेत्र में नेत्र विकार भी उत्पन्न हो जाता है इसके कारण। अब प्रदेश के सभी जो पर्वतीय क्षेत्रों में गृह निर्माण से पूर्व भूमि पूजन की परंपरा है और गृह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर राज बढ़ई सहित सभी कारीगर की जो अंग वस्त्र वगैरह इनको इत्यादि दिया जाता है और पूजा किया जाता है हवन करके। गृह प्रवेश के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। यहाँ मान दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है कि भूत प्रेत बाधा मुक्त होकर मकान निवास योग्य हो जाए और सभी का आशीर्वाद मिल सके, इसीलिए ये सब विधि विधान किए जाते हैं। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको उत्तराखंड का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे सुनने सुनने के लिए आप इस प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।